वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज यूनिट 5 ऑफ क्लास 11 मार्केटिंग कंज्यूमर बिहेवियर। इससे पहले मैंने चैप्टर 4 के 3-4 पार्ट्स बना के अपलोड करे हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक वन शॉट भी अपलोड किया, अगर वो नहीं देखा तो वो जरूर से चेक कर लेना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा चैप्टर मैंने उसमें डाल दिया है वन शॉट में, ठीक है। और अब हम बात करेंगे अपने यूनिट 5 की कंज्यूमर बिहेवियर। तो देखो यार, इसके भी हमें 4 सेशंस मिले हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से 4 सेशन हैं। सबसे पहला सेशन है हमारा जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है उसकी एंड उसका मीनिंग की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे सेशन 2 पे, जहाँ पे हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। देखो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे कंज्यूमर जिस भी प्रोडक्ट को खरीदने वाला होता है उसका पूरा बाइंग बिहेवियर चेंज हो जाता है कि वो किस चीज को खरीदेगा, कब खरीदेगा, किससे खरीदेगा, कौन से ब्रांड का खरीदेगा, कब नहीं खरीदेगा, कौन से प्रोडक्ट कोई बंदा नहीं खरीद रहा या फिर पहले खरीदता था अब नहीं खरीद रहा। तो ये सारे कुछ सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को, मतलब ये सारी चीजें होती हैं जो उसके बाइंग बिहेवियर में होती हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसके बाइंग बिहेवियर को अच्छा करते हैं, बेकार करते हैं या उसे बदलते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सेशन 3 में हम लोग बात करेंगे रोल्स ऑफ बाइंग बिहेवियर, ठीक है। बाइंग बिहेवियर का रोल क्या है, मार्केट के लिए रोल क्या है, कंज्यूमर के लिए रोल क्या है, मार्केटर के लिए कैसा रोल प्ले करता है उसका बाइंग बिहेवियर, और क्या क्या स्टेजेस होते हैं। और अगर आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही इतना, इट्स ओके। जब आप चैप्टर पढ़ने लगोगे, समझने लगोगे, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अब हम लोग आएंगे अपने सेशन 1 के सबसे पहले टॉपिक पे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। तो देखो यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर के रिगार्डिंग इन्होंने कई सारी बातें बता रखी हैं कि कौन से टाइप का प्रोडक्ट जो होगा वो कस्टमर परचेज करेगा इन जनरल, ठीक है। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको ये बताते हैं कि भाई आपको ये वाला प्रोडक्ट खरीदना है। व्हाई डज ही बाय अ स्पेसिफिक ब्रांड। अब एक अगर आप एक शॉप में जाओगे, जैसे मॉल में जाते हो, जैसे कई बार जैसे मॉल्स में बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, बट कोई एक बंदा है जो भाई पेंटालून्स में ही जाएगा, या फिर कोई है जो जूडियो में ही जाएगा, या फिर कोई मैक्स में ही जाएगा, या फिर जैसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, तो बंदा उसी में जाएगा, ठीक है। तो वो उस पर्टिकुलर शॉप को, उस पर्टिकुलर ब्रांड को ही क्यों ले रहा है, उसके पीछे क्या क्या कारण है, वो अपने प्रेफरेंसेस को कैसे कैसे चेंज करता है, किस तरीके से ब्रांड्स को चेंज करता है, या फिर स्टोर को भी कई बार हम लोग चेंज कर लेते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट जो है वो दोनों स्टोर पे मिल रहा है, बट कई बार होता है कि आप उस दुकान से ना खरीद के उस दुकान से उस चीज को खरीदते हो। तो आपने ऐसा क्यों किया, मतलब कुछ ना कुछ देखो प्रॉब्लम होती है तब हम ऐसा करते हैं। बाकी हम मार्केटिंग के फील्ड में हैं तो उसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पे देखो कि मार्केटर के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंज्यूमर की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, मतलब कंज्यूमर किस एज ग्रुप का है, कंज्यूमर कहाँ रहता है, कंज्यूमर की क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं, कंज्यूमर को क्या क्या पसंद है, ठीक है। ये सब बाइंग हैबिट्स में आ जाएगा। तो किसी भी मार्केटर के लिए ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से वो अपना मार्केटिंग का प्लान बनाएगा। अब मान लो कि एक मार्केटर है, उसको पता है कि भाई इस वाले जो एरिया वाला जो एरिया है ये पूरा कोचिंग एरिया है। अब जैसे भाई यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो दिल्ली में है, जैसे कि जीटीबी नगर है, मुखर्जी नगर है, या फिर हम करोल बाग या ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करें, तो हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे फोटोकॉपी शॉप्स हैं। क्यों है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ फोटोकॉपी निकलवाना हो सकता है, उन्हें कोई रजिस्टर, उन्हें अलग अलग किताबों की जरूरत पड़ सकती है। तो वैसी दुकानें वहां पे हैं, और उनको बेसिकली ये आइडिया पता चल जाता है कि किस तरीके से हमें अपने कस्टमर की, अपने कंज्यूमर्स की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करना है। क्योंकि जब उन्हें पता होगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, किधर चाहिए, कब चाहिए, तो उसके हिसाब से वो काम करेंगे और कस्टमर उनके प्रोडक्ट से, सर्विसेज से खुश होगा, क्योंकि उन्हें पर्टिकुलर टाइम पे जब चाहिए थी तब मिल गया, जैसा चाहिए था वैसा मिल गया, जब चाहिए था तब मिल गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू शिफमैन एंड कॉनक, कंज्यूमर बिहेवियर इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस टू स्पेंड देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। अब देखो यहाँ पे शिफमैन एंड कॉनक ने यहाँ पे जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसका एक डेफिनेशन, उसको डिफाइन करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल्स होते हैं अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे कि कोई इसका टाइम हो गया, मनी हो गया, एफर्ट को किस तरीके से खर्च करना चाहेगा ऑन कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स। जैसे कि अब यार देखो, मेरे पास मान लो 100 रुपए हैं, ठीक है, मुझे मेरे पेरेंट्स ने पॉकेट मनी दी है 100 रुपए की। अब मुझे वही देखना है कि भाई मुझे क्या चीज लेनी है उससे। देखो जो चीज ऐसी हो सकती है कि मान लो जैसे कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो अगर मुझे इंतजार रहेगा कि भाई अगले महीने की अगर फर्स्ट को या जो भी डेट हो, जब मुझे अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिलेगी तो मैं ये चीज लूंगी, एक पर्टिकुलर चीज मुझे चाहिए। अब मेरे जिस एज ग्रुप के हिसाब से मैं वो चीज लूंगी। अब मान लो मैं छोटी बच्ची हूँ, छोटे बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन्हें 1-2 रुपए 5 रुपए मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, आसपास की चीज की दुकानों पर जाएंगे और छोटी मोटी चीजें खरीद के ले आएंगे, तो उनका वो हो गया। बड़े लोगों को जब पैसा मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं, तो अलग अलग चीजों, जैसे आपके एज ग्रुप के लोग क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स के पास अगर ज्यादा पैसा आता है तो वो क्या करते हैं, तो
जब पैसा आया तो आपने उसको किस तरीके से खर्च किया, दिस इज द कंज्यूमर बिहेवियर। और उसके अंदर क्या-क्या आ जाता है कि व्हाट दे बाय, उन्होंने क्या खरीदा। जैसे मैंने वही बोला ना कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, उन्होंने क्या खरीदा, चीज़ें खरीद ली। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें खुशी मिलती है। कब खरीदी? जैसे उनके पास पैसा है तुरंत खरीद ली। वेयर दे बाय, अब उन्हें जो चीज़ें चाहिए, जो जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा जब आप भी छोटे होगे ना, तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ होगी जिसको लेने के लिए ना, जैसे ही आपको ₹2 ₹5 मिले, वैसे गलियों-गलियों में या फिर इधर-उधर घूमते होगे कि अच्छा उस दुकान पे ये छोटी-सी चीज़ मिलती है। क्योंकि हम लोग बचपन में ऐसा बहुत करते थे, तो मुझे याद है शायद आप लोगों में से कोई करता होगा कि एक कोई छोटी-सी चीज़ है जो हमारी गली में या फिर हमारे घर के आस-पास की दुकानों पर नहीं मिलती है, बट हम दूर जाके लेके आते हैं। अच्छा ये वाली जो चीज़ है ना, ये उधर मिलती है, और सारे दोस्तों को बताते हैं कि देखिए ये वाली जो चीज़ है ना उधर मिलती है। तो ये चीज़ होती है कि जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो कहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे अवेलेबल होगा वहाँ जाके ले लोगे। एंड हाउ ऑफन दे बाय इट, कितनी बार आप खरीदते हो, हाउ ऑफन दे यूज़ इट, कितनी बार उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कोई बड़े जैसी चीज़ आ गई। आई होप आपको ये छोटे बच्चों वाला एग्ज़ाम्पल समझ में आया होगा। तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर डालते हैं कि ये सब कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आता है। तो जभी भी आपसे कोई पूछेगा कि भाई कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, तो आपको इस तरीके की डेफिनेशन दे देनी है। इट्स वेरी ईज़ी। और उसके बाद आपको ये बताना है कि भाई वो क्या खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, वेयर दे बाय, हाउ ऑफन दे बाय इट एंड हाउ ऑफन दे यूज़ इट, ठीक है? ये 4-5 चीज़ें अगर आप लिख दोगे तो मुझे लगता है ठीक-ठाक सी जो डेफिनेशन है वो बनकर एकदम तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर किस चीज़ की स्टडी होती है, वो हम लोगों ने यहाँ देखा, ठीक है? किन-किन चीज़ों को हम लोग नोटिस करते हैं, किन-किन चीज़ों को हम एनालाइज़ करते हैं, वो ये थी। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर होता कौन-कौन है? एक तो देखो कंज्यूमर होता है, ठीक है? और एक कस्टमर होता है। कंज्यूमर क्या है? वही है जो सामान को हमारा यूज़ कर रहा है, ठीक है? जो सामान को एकदम यूज़ कर ले रहा है जैसे ही उसको मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो कंज्यूमर और कस्टमर में ये 2 वर्ड्स हैं जो इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ करते रहते हैं, बट इनका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो देखो यार, जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे प्रोडक्ट कंज्यूम किया जाएगा। देखो कंज्यूमर क्या होता है? जो बंदा उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है। कस्टमर क्या है? जो उसको ले रहा है, ठीक है? जो चीज़ जैसे कि मान लो मैं अपने पापा के लिए फ़ोन लेने के लिए गई, ठीक है? पर मैंने अपने पापा के लिए फ़ोन लिया है, मेरे लिए नहीं लिया, मेरे पापा उसको यूज़ करेंगे, तो मेरे पापा इज़ द एंड कंज्यूमर, एंड यूज़र हैं। मैं एक कस्टमर हूँ क्योंकि मैंने उसे खरीदा हुआ है। अब और एक और चीज़ आती है इसमें कि कंज़्यूम करने वाली जो चीज़ें होती हैं, वो तुरंत ही खत्म, लाइक मैं जैसे फूड लेकर आई, ड्रग्स लेकर आए, जैसे दवाइयाँ हैं, तो वो एकदम मैंने हम लोगों ने खा के खत्म कर दी। बट कस्टमर क्या होते हैं? कस्टमर जैसे गारमेंट्स के, वो लोग उसको लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गई, जैसे कि आपकी मोबाइल हो गए, कंप्यूटर हो गया, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें जैसे बेड हो गया आपका, आपकी मशीन हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों के कस्टमर्स होते हैं, जो चीज़ें जल्दी खत्म हो जाती हैं, जो आप लाए और इमीडिएटली आपने उनको कंज़्यूम कर लिया, वो सारे कंज्यूमर होते हैं, ठीक है? अब आपके पास कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, जो भाई कोई एक बंदा है जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज़ खरीदा है अपने घर के लिए, ठीक है? कोई ऑर्गेनाइज़ेशनल या फिर कोई बिज़नेस, कोई इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो सकता है, जो आपसे सामान लेके उस सामान को कहीं और यूज़ कर रहा है और उसका कुछ बना रहा है, ठीक है? जो गुड्स और सर्विसेज़ क्यों खरीद रहा है? क्योंकि वो उसको प्रोसेस करेगा और आगे उसको फर्दर कुछ बना के कंज्यूमर को देगा। मान लो कि आप कोई बहुत बड़े लकड़ी के वो हो, सेलर हो, ठीक है? मैं आपके पास गई, मैंने अलग-अलग तरीके की लकड़ियाँ खरीदी और मैं अपने अपने पूरे उस कारखाने में, अपने फैक्ट्री में अपने लेकर आई और मैंने वहाँ पे अलग-अलग तरीके के बेड्स बनाए, फर्नीचर बनाया। तो मैंने क्या किया, जब आपने जब मैंने आपसे लकड़ी खरीदी है, तो मैं कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे अपने घर के लिए नहीं ले रही हूँ। मेरा एक ऑर्गेनाइज़ेशनल, मेरा एक इंडस्ट्रियल पर्पज़ है उसको लेने का, तो मैं एक इंडस्ट्रियल कस्टमर हो गई हूँ। आई होप दिस इज़ क्लियर। बायर क्या होता है? वही मैंने आपको बताया था, जैसे कि बायर जो बंदा प्रोडक्ट को खरीद रहा है, द वन हू बायज़ प्रोडक्ट, ठीक है? और यूज़र कौन होता है? जो उसको यूज़ करता है। जो अभी मैंने फ़ोन का एग्ज़ाम्पल लिया था कि अगर मैं अपने पापा के लिए फ़ोन लेकर आई, तो आई एम द बायर हियर, एंड क्योंकि मेरे पापा उसको यूज़ करेंगे, तो ही इज़ द यूज़र हियर, ओके? उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने का फ़ायदा क्या है? मतलब क्यों क्यों हम करें कंज्यूमर बिहेवियर? हमें तो समझ में आ जाएगा ना, और अगर हम नहीं भी करेंगे, तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। हमने तो प्रोडक्ट बना दिया, हमें तो बेचना ही है, तो हम उसे बेच देंगे कैसे भी करके। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, जब आपको मार्केटिंग मिक्स में, जब जो भी मार्केटिंग मिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी, तो उसको एक बारी देखो, वहाँ पे आपको पता चलेगा, ठीक है? तो किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग मिक्स का बेसिकली पर्पज़ यही होता है कि आप किस तरीके से अपने कंपनी को, अपने फर्म, अपने फैक्ट्री, व्हाटएवर यू यू हैव, उसको आप कैसे स्टैंड आउट करते हो बहुत सारे कंपनीज़ के बीच में, बहुत सारी
फैक्ट्रीज़ के बीच में आप कैसे बहुत सारे ब्रांड्स के बीच में आप अपना ब्रांड कैसे एस्टेब्लिश करते हो, कैसे आप कस्टमर को सैटिस्फैक्शन देते हो, तो वो चीज़ आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो करने के लिए आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर कौन-सी चीज़ खरीदता है, कब खरीदता है और कौन-सा कस्टमर क्या खरीद सकता है। अब ऐसा नहीं हो करना कि झुग्गी-झोपड़ी में जाके गुची के वो लगा दिए स्टोर, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपके बिक जाएँगे। अच्छा, गुची से मुझे याद आया कि किसी वीडियो में मुझे किसी बच्चे ने कमेंट कर रखा था कि मैं ना क्या करती हूँ मैं शो ऑफ करती हूँ कि मेरे पास गुची और लुई विटॉन के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यार देखो, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, आई विल बी वेरी ट्रू अबाउट इट। मुझे विटॉन की ना स्पेलिंग का पता नहीं था, ठीक है? स्पेलिंग तक का मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने सुना है। और अगर इतने अमीर तुम मुझे समझते हो तो ठीक है यार, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी दैट रिच। मैं मन से उतनी अमीर हूँ, बट एक्चुअली मैं नहीं हूँ, ठीक है? पैसा उतना नहीं है मेरे पास। और अगर होता यार तो मैं तुम्हें दिखाती ना, मैं तुम्हें वो बैग दिखाती ना, तुम्हें मैं ये क्यों पढ़ा रही होती कि भाई तुम ये पढ़ लो, मैं पागल हूँ? मुझे पता है यार, अगर मेरे पास 5 लाख का बैग होगा, तो मेरे सब्सक्राइबर्स इतने नहीं रहेंगे। जो इनकम जैसे मैं यूट्यूब पे अगर काम कर रही हूँ, तो मेरी एक-एक साल में जो 8,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं, तो वो मेरे को नहीं मिलेगा। भाई मुझे बहुत कुछ मिल सकता है अगर मैं गुची के बैग दिखाऊँ तो। पर व्हाटएवर, छोड़ो उसे छोड़ो। तो बस मुझे वो याद आ गया अचानक से गुची से, तो मैंने बता दिया तुम्हें, लेट इट बी। दूसरे पे आता है टू असेस कंज्यूमर्स एक्शन और रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो आपको ना असेस करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कंज्यूमर का क्या एक्शन है। अब मान लो कि आपने देखो, जो भी कंज्यूमर होता है यहाँ पे बता रहा है कि जब वो पैसे देगा ना, जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास अब गुची का बैग खरीदने के लिए तो पैसे है नहीं। तो यार देखो, जब मैं 500 रुपए का या 1000 रुपए का बैग खरीदूँगी ना, तो मुझे ये रहेगा कि भाई अगर मैंने इतने महँगे, मेरे हिसाब से 1000 रुपए इज़ वेरी बिग थिंग, ठीक है? तो अगर मैंने पैसे खर्च किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए। मुझे गुची का क्वालिटी का तो नहीं पता ना, मुझे क्या पता? बट अगर मैंने 1000 रुपए खर्च किए हैं भाई, वो बहुत मेहनत से कमा के खर्च किए हैं ना, तो मुझे चाहिए कि भई मुझे वो क्वालिटी मिले, और अगर वो मुझे नहीं मिलती है, तो मैं ब्रांड बदल दूँगी। वैसे 1000 का कुछ ब्रांड होता होगा? पता नहीं, छोड़ो। मैं दुकान बदल दूँगी, दुकान दुकान तो बदल सकते हैं ना, तो मैं ब्रांड तो नहीं बदल सकती क्योंकि ब्रांड शायद होता ही नहीं होगा उतने पैसे का। पर क्योंकि मैंने 1000 रुपए का बैग भी नहीं खरीदा ना, इसलिए मुझे वो भी नहीं पता। मेरे पास पैसे, मैं ये नहीं कहूँगी मेरे पास पैसे नहीं है, पर यार मैं 1000 रुपए बैग खरीदने के लिए वेस्ट नहीं कर सकती। मैं उसे इन्वेस्ट कर दूँगी, मैं उसका कुछ अच्छा काम कर लूँगी, मैं बैग तो नहीं खरीद सकती। मतलब मैं वैसी लड़की वाला माइंडसेट है ही नहीं मेरा। अ पैसा होगा, बहुत अमीर हो जाऊँगी तो करूँगी, हाँ, ज़रूर। तो और उसके बाद क्या होता है देखो यार, जब मार्केटर्स को पता चलता है कि भाई इस प्राइस पे बंदे इस तरीके की क्वालिटी डिमांड करते हैं, तो वो क्वालिटी के हिसाब से ही प्राइस रखेंगे और प्राइस के हिसाब से क्वालिटी भी देंगे, ठीक है? तो ये कंज्यूमर का एक्शन और रिएक्शन। अब मान लो कि मैंने बहुत महँगी चीज़ जो थी, मतलब उसको बनने में बहुत कॉस्ट आया था, पर मैंने वो सस्ती बेचनी शुरू कर दी। तो अब कंज्यूमर तो पागल हो जाएगा, उसका रिएक्शन देखो, वो पागलों की तरह जाएगा खरीदने। बट अगर कोई बहुत ही महँगी चीज़, बहुत ही सस्ती चीज़ अगर महँगी दे रही हूँ, तो उसकी क्वालिटी भी नहीं होगी ना फिर, क्योंकि वो उसका जो बन के आया है, जो उसका कॉस्ट है, वो बहुत ही कम है, और उसके बाद जब मैं मार्केट में उसको बहुत महँगा बेचूँगी तो कोई लेगा नहीं। तो यार देखो, तीसरा जो उसका हमें फ़ायदा हो सकता है वो क्या है, टू मीट डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अब यार देखो, आपको पता है कि एक घर में रहने वाले भी ना जो 6 लोग होते हैं ना, वो 6 तरीके की उनकी पसंद होती है। ऐसा नहीं है कि एक घर में रहने वाले बंदे को मतलब एक तरीके की चीज़ें पसंद होती हैं। और ग्लोबलाइज़ेशन जैसे आया, ग्लोबलाइज़ेशन क्या होता है कि आपने सबने 10th में मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा, 10th का जो इकोनॉमिक्स है सबने पढ़ लिया कि भई उसके बाद बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ से हमारे इंडिया में सामान आने लगा है। और जैसे चाइना है, चाइना का सामान भले कम क्वालिटी का है, बट वो चीप मिल जाता है, तो भाई मिडल क्लास लोग उससे खरीद लेते हैं। तो मतलब चॉइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप कंज़्यूमर के चॉइसेस को और बढ़ाओ, ताकि वो चीज़ें, मतलब कोई ना कोई चीज़ तो आपकी ले ही ले, तो आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। और वो कब करोगे? जब कंज़्यूमर को देखोगे कि कंज़्यूमर का बिहेवियर कैसा है। उसके बाद अ गाइड टू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। अब यहाँ पे देखो, कंज़्यूमर बिहेवियर आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी, इसका नॉलेज होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। अगर आपने कोई, जैसे मैं बोल रही थी अभी कि गुची का शोरूम अगर आपने उधर झुग्गी में खोला है, 1 महीने तक खोले रखो, बहुत ही कॉन्फिडेंस में खोले रखो, ठीक है? बट पता चल जाएगा कि 1 महीने में अगर कुछ भी नहीं बिका, तो भई क्या है? इसका मतलब ये है कंज़्यूमर बिहेवियर अगर आपने स्टडी कर लिया फिर 1 महीने तक, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इधर के लोगों के लिए नहीं है, इधर नहीं बिक सकता। तो ये है आपकी स्टडी, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप उसे वहाँ से हटाओगे। फिर आप वैसा लोकेशन ढूँढोगे कि अच्छा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर-अमीर लोग रहते हैं, क्योंकि यार लेट्स बी वेरी ट्रू अबाउट इट, कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैं अमीर-गरीब कर रही हूँ। यार रियल, लेट्स बी रियल अबाउट इट ना, जो अमीर लोग होते हैं वही भी खरीद सकते हैं।
मतलब मैं तो नहीं खरीद सकती, तो और मैं तो नहीं बोलूँगी कि भई मैं खरीद सकती हूँ। अगर मेरे घर के पास भी होगा गुची का स्टोर, हाँ, उसे देख के आ सकती हूँ पर खरीदूँगी नहीं। तो खरीदना तो यार दूर की बात है ना, जब पैसे होंगे तब खरीदूँगी ना यार। अब ऐसे तो बोल ही सकती हूँ कि खरीद लूँगी। टू एड्रेस स्पेशल नीड्स, पर्सनैलिटीज़ एंड लाइफ़स्टाइल्स ऑफ कंज्यूमर। अब वही बात हो गई कि अब गुची का एग्ज़ाम्पल चलता रहेगा क्या यार? छोड़ो, उसे नहीं लेंगे अब। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कि वही कि स्पेशल नीड्स जैसी जिसकी भी है। अब अगर मैं वीडियो में कितनी बार मान लो बोलती हूँ। हाँ, मैं मान लो, तुम आई होप कि तुम इमेजिन कर लेते होगे कि मैंने अगर बोला है मान लो, तो इमेजिन इमेजिन दिस कि अगर आपको चाहिए, जैसे कि देखो यार, एक समय ऐसा होता होगा कि जो स्मार्टफ़ोन्स होते होंगे, उनकी स्क्रीन छोटी थी, ठीक है? फिर किसी ने नीड समझी कि यार बंदे को ना छोटे से स्क्रीन में दिखता नहीं है, ठीक है? तो उसने बड़ी स्क्रीन बनानी शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि यार ना मज़ा नहीं आता, दूर बैठे से बात नहीं हो सकती, तो भाई वो इंटरनेट लेकर आ गए। उसके बाद अलग-अलग उस चीज़ को इमेजिन करो कि जो स्पेशल नीड्स होती है ना कस्टमर की, उसको समझ लिया। पर्सनैलिटीज़, अब देखो यार अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे हीरो हीरोइन्स में देख सकते हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन में देख सकते हैं। जैसे विराट कोहली कोई स्पेशल पानी पीते हैं, तो भाई उनका ये है कि शायद ब्लैक वाटर, अब पता नहीं, कुछ तो ऐसा ही है कि वो भाई वो विराट कोहली के एकदम फेमस है कि अच्छा जब वो पानी की बात करेंगे तो विराट कोहली को याद कर लेंगे कि अच्छा उनका है ये, ठीक है? तो ये पर्सनैलिटी एक तरीके की हो गई कि भाई उस पर्सनैलिटी से वो लोग टी चीज़ें अटैच करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कोई चीज़ चाहिए ही चाहिए। लाइफ़स्टाइल ऑफ कंज्यूमर, अब अगर आपको लग रहा है कि आपके कंज्यूमर बहुत ही अच्छी लाइफ़स्टाइल गुज़ारते हैं, मतलब अच्छी लाइफ़स्टाइल तो सब कोई गुज़ारते हैं, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब। टू आइडेंटिफाई मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है? दिस ऑल्सो, अब देखो मार्केट का सेगमेंटेशन आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे एलआईसी है, यहाँ पे भी उसने क्या करा है, अलग-अलग टाइप की कस्टमर की नीड्स को कवर करने के लिए उसने अलग-अलग चीज़ें बना रखी हैं। जैसे कि यहाँ पे जीवन, अरे! स्क्रीन हिल गई। अगर यहाँ पे देखेंगे जीवन सुरक्षा, तो जीवन सुरक्षा क्यों है कि फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी आपको, और जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसके बाद क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद क्या करा है इन्होंने, आशा डीप सेकंड मेडिकल कवर्स है, अगर भाई किसी को कुछ हो जाता है तो मेडिकल कवर्स है। फिर उसके बाद क्या है, जीवन श्री टू रिटेन की इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जीवन सुरभि, मनी बैक विद राइजिंग इंश्योरेंस कवर, मनी बैक मिलेगा, मनी जो आपने दिया है वो तो मिलेगा ही, उसके बाद आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं जो कि अलग-अलग कस्टमर को की नीड्स को समझ के उन्होंने बनाया है। जैसे कि हम एरियल की बात कर चुके हैं पिछले कुछ वीडियोज़ में। मैं बता रही थी कि पहले साबुन बनाते थे, फिर सर्फ़ बनाने लगे, फिर वॉशिंग पाउडर आ गया, फिर जेल आ गया, अलग-अलग चीज़ें आ गई, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट आज के ज़माने में जो है ना, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं पड़े हो, मतलब आपको लिटरली टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ना है। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि भाई टेक्नोलॉजी आगे निकल चुकी है और आप पीछे ही हो, तो आप मतलब उतना अच्छे से स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे। और मेरे ख़्याल से इसी चीज़ के साथ हमारा जो सेशन 1 है, ये कंप्लीट हो गया है। चलो फालतू बकवास किए बिना स्टार्ट करते हैं सेशन 2। हमारा सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो देखो यार, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों पहले वीडियो बनाया था, तो मैं आपको थोड़ा-सा एक रिकैप देना चाहूँगी कि कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कौन-कौन सी चीज़ों को स्टडी किया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर में? ठीक है? और कंज्यूमर बिहेवियर का क्या इम्पोर्टेंस होता है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। तो ये कुछ मोटी-मोटी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी अपने सेशन 1 में, ठीक है? तो वो कौन-सी ऐसी बातें होती हैं, जिससे कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर अफ़ेक्ट होता है, ठीक है? जैसे अगर मैं कोई चीज़ खरीदने जा रही हूँ, तो कौन-सी पीछे ऐसी बातें हैं, जिससे मैं वो चीज़ खरीदूँगी या नहीं खरीदूँगी, उस बात पर डिपेंड करता है। तो वो कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? तो यार देखो, सबसे पहले अब क्योंकि हर कस्टमर को, हर कंज्यूमर को अपनी किसी न किसी ज़रूरत को पूरा करना होता है, तभी वो कोई गुड्स या सर्विसेज़ को खरीदते हैं, ठीक है? तो अगर उनकी सर्विस जो भी वो खरीद रहे हैं या फिर कोई गुड्स, अगर वो उनकी नीड को पूरा करती होती है, तभी उनको फ़ायदा होगा। तो वो ये चीज़ देखते हैं कि अच्छा कौन-सी चीज़ खरीदनी है, कब खरीदनी है, क्यों खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वो क्यों देखते हैं? क्योंकि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर वो उन्हें ठीक से मिलेगी, तभी उनकी ज़रूरत पूरी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है कल्चरल फैक्टर। देखो यार, हमारे देश में या फिर किसी भी देश में मान लो, कोई चीज़ कंज़्यूमर, कौन-सा कंज़्यूमर खरीद रहा है, कौन-सा नहीं खरीद रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसका कल्चर कैसा है। मतलब उसका रिलिजन क्या कहता है, उसके कस्टम्स क्या कहते हैं, उसका ट्रेडिशन क्या है। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, मतलब ऐसा नहीं कि कपड़ों की बात हो रही है यहाँ पे, खाने के बारे में अगर स्पेसिफिकली हम लोग बात करें, तो किसी रिलिजन के लोग कुछ खाते हैं, ठीक है? किसी रिलिजन के लोग कुछ खाते हैं। किसी रिलिजन में ये चीज़ खाना
कोई एक्स चीज़ खाना ओके है, किसी रिलीजन में नहीं है। किसी चीज़ में भाई किसी रिलीजन में ऐसे कपड़े पहनना ओके है, किसी में नहीं है, ठीक है? किसी रिलीजन में या किसी ट्रेडिशंस में ये एक्स काम करना वो ठीक है, किसी दूसरे में नहीं है। तो अलग-अलग रिलीजन होता है, अलग-अलग कल्चर होता है, आपका जो एटमॉस्फेयर होता है मतलब आपकी जो सोसाइटी होती है, इससे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के काम करोगे, किस तरीके की चीज़ें खरीदोगे, किस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज़ में अपना पैसा लगाओगे या फिर नहीं लगाओगे, ठीक है? तो जिस पर्टिकुलर रिलीजन, जिस पर्टिकुलर लोगों को, उस मार्केटर को मैं रिलीजन रिलीजन ज़्यादातर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस बात से ना आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं ले रही, मैं किसी लोगों का नाम नहीं ले रही, बाकी आप सब खुद ही समझ जाओगे कि कोई चीज़ करना एक रिलीजन में ओके है, दूसरे में नहीं है, ठीक है? ये सारी बातें होती हैं, कोई भी हो सकता है, ये कोई कल्चर, कोई सोसाइटी मतलब अगर आप देखोगे कि नॉर्थ और हमारे देश की अगर हम बात करें तो नॉर्थ और साउथ के कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में सुना था कि मैंने इंस्टाग्राम पे कोई रील देखी थी कि जैसे हम लोग नॉर्थ में जो हमारे यहाँ की जो औरतें होती हैं, वो सर पे अपना पल्लू ढकती हैं, ठीक है? तो ये एक कस्टम माना जाता है कि भई आप अपना सर जो है वो ढक के रखो, इसे अच्छा माना जाता है। बट साउथ में इसको बहुत ही ज़्यादा बेकार माना जाता है एंड अगर साउथ में किसी औरत ने अपने सर पे पल्ला ढका है, इसका मतलब है कि देयर इज़ अ वेरी सैड मोमेंट देयर वहाँ पे कोई बेकार चीज़ हो गई है, कोई बहुत ही दुःख की बात है, तो इसलिए ऐसा उन्होंने किया है। तो अगर वहाँ पे ऐसी चीज़ होती है तो कल्चर का डिफरेंस है ना, तो मैं वो बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि इंडिया में बीफ खाना जैसे किसी भी हम रेस्टोरेंट में जाएँ, तो वहाँ पे बीफ किसी मेन्यू में नहीं होता। बट अगर आप बाहर के देशों में देखोगे, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। ज़्यादा तो चिकन, मटन, बीफ ये सब वहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर ये सब नहीं है। कुछ लोग खाते हैं और मुझे नहीं पता, ना मैं किसी को जज करी, ना मुझे किसी से मतलब। बट यहाँ पे कल्चर आ जाता है बीच में, ठीक है? किसी भी सोसाइटी कोई क्लास ऑफ इंडिविजुअल आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आपके जो फैमिली वैल्यूज़ हैं। दूसरे आते हैं सोशल फैक्टर भी वही वाली बात हो गई कि आपकी सोसाइटी, आपकी जो रेफरेंस ग्रुप्स हैं, रेफरेंस ग्रुप्स क्या होता है कि जो आपको रेफरेंस देते हैं कि अच्छा ये चीज़ें करो, ये चीज़ें मत करो मतलब आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो उससे बहुत डिपेंड करता है कि आपका सोशल सर्कल आपका कैसा है कि आप कौन-सी चीज़ें खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। तीसरी बात है फैमिली, फैमिली भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है इसमें कि एक एक कल्चर वाला फैक्टर तो आ ही जाता है कि भई एक सोसाइटी वाला फैक्टर तो हाई है ही है कि फैमिली आपको वो देगी कि अच्छा आपको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बट अगर हम बात करें कि जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, उनके पेरेंट्स की या फिर उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग क्लास कॉन्शियस होते हैं, स्टेटस कॉन्शियस होते हैं कि अच्छा हम लोग बड़े-बड़े ब्रांड्स में ही इन्वेस्ट करेंगे, छोटे-मोटे सरोजनी में जो दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आस-पास वो कनेक्ट कर सकते हैं कि सरोजनी से कपड़े नहीं खरीदना हमें। हमें किसी शोरूम में जाना है, हमें कहीं गुची का बैग खरीदना है, लुई विटॉन के कपड़े खरीदने हैं। गुची और लुई विटॉन की कहानी जो है वो मुझे पिछले किसी वीडियो में मैंने बोला था। अब मुझे नहीं पता मैंने किसमें बोला था, लास्ट वीडियो में बोला। तो उसकी एक अपनी अलग कहानी है, एक जोक है मेरी ज़िंदगी में पूरा उससे रिलेटेड। चलो छोड़ो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि देखो अगर ऐसी ऑडियंस है ऑडियंस मेरी ऑडियंस हाँ, अगर ऐसे कंज़्यूमर्स हैं जो भाई अमीर हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो ब्रांड्स पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे। उनको लगेगा कि भाई अगर मेरे फ्रेंड ने एलवी का कुछ खरीदा है, तो मैं किसी और उससे भी बड़े किसी ब्रांड का खरीदूँ। मुझे नहीं पता यार एलवी से बड़ा ब्रांड कोई होगा, नहीं होगा उसके जैसा, मुझे नहीं पता। मुझे तो बस एलवी और गुची ही पता है, बस। अर्बन पॉपुलेशन जो होती है उसका बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होता है, जो रूरल पॉपुलेशन होती है वो कुछ अलग चीज़ें खरीदती है। जैसे अर्बन इलाकों में रहने वाली औरतें अगर बात करें तो वो क्या खरीदेंगी? जीन्स खरीद सकती हैं, टी-शर्ट्स खरीद सकती हैं, ये सब खरीद सकती हैं, साड़ी भी खरीद सकती हैं, कोई डाउट नहीं है। बट रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर यही होता है कि वो लोग सूट-सलवार या साड़ी मतलब सूट-सलवार भी बहुत ही कम, साड़ी वो लोग ज़्यादा पहनते हैं। या फिर जैसे राजस्थान का कुछ अलग कल्चर है, तो वहाँ की रूरल पॉपुलेशन अलग होगी। और अगर रूरल पॉपुलेशन की बात करें जाए तो राजस्थान और यूपी का बहुत अलग हो सकता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का बहुत अलग हो सकता है। दिल्ली की जो रूरल पॉपुलेशन है, दिल्ली में भी ऐसे रूरल इलाके हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली बहुत ज़्यादा कैपिटल है तो उसमें रूरल इलाके नहीं हैं। तो वहाँ पे जो गरीब इलाकों में जो लोग रहते हैं, जो रूरल इलाकों में जो लोग रहते हैं, वो अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके का खाना खाते हैं, उनके कल्चर अलग तरीके के हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें गुजरात, राजस्थान तो यहाँ पे अलग हो जाता है। ठीक है? अब हम बात करेंगे रेफरेंस ग्रुप्स। रेफरेंस ग्रुप बेसिकली कुछ ग्रुप होते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली जो आपको रेफरेंस देते हैं कि भई ये चीज़ें करनी चाहिए। जो मतलब जिनके सजेशन से आप चीज़ें करते हो। जैसे मान लो कि मेरी कोई फ्रेंड है, जैसे हम लोगों के बीच में होता है ना कि हमने कोई वेब सीरीज़ देखी है, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो हम लोग उसे सारे दोस्तों को बताते हैं, "ओए, ओए देख, देख, देख ये वाला बहुत ही मस्त है, बहुत ही अच्छा है।"
और अभी अभी मैं एक सीरियल देख रही हूँ जो मुझे इतना ज़्यादा मस्त लगता है, मतलब मैं नहीं बता रही मैं, तुम पढ़ाई में ध्यान दो। मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया उसके बारे में, और अगर कोई चीज़ मैंने देखी मुझे बहुत ही बुरी लगी, तो मैं उसको बोलूँगी, फ़ोन करके उसे बताऊँगी कि ये तो बिल्कुल भी मत देखना, ये बहुत ही खराब है। ठीक है? तो ऐसा करते हैं। तो ये हमारे रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं। मैं हूँ मेरे दोस्तों की रेफरेंस ग्रुप। मैं उन्हें इन्फ्लुएंस करती हूँ कि क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें नहीं देखनी। तो ये देखो, जो मूवी है, जो वेब सीरीज़ है, वो भी एक तरीके का गुड ही है, मतलब ठीक है, एक एक प्रोडक्ट आपके लिए तैयार किया जा रहा है, तो उसपे भी बहुत सारे पीछे लोगों का काम होता है, उसपे पैसा लगा हुआ है, और जब आप उसे देखोगे, जब उसे खरीद के उसकी टिकट लेके जाओगे या फिर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे उसे देखोगे, तो उससे वैसे ही उसकी कमाई होगी। तो अगर आपको वो पसंद आया, तो आप शेयर करोगे, अगर आपको नहीं आया, तो आप लोगों को नहीं बताओगे उसके बारे में डेफ़िनिटली कि भई मत देखना, ठीक है? तो हम लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये हमारे रेफरेंस ग्रुप्स हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रखा है एमवे प्रोडक्ट्स या फिर पतंजलि का। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने भाई इन सब के प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, पतंजलि का जैसे वो दंत कांति है, वो तो जोक ज़्यादा फ़ेमस हो गया है वो। हाँ, पर ठीक है, दंत कांति लोग बहुत करते हैं, मैं नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है वो। तो मैं नहीं बोलूँगी किसी को वो यूज़ करने के लिए, बट ठीक है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, किसी को पसंद है तो ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है? द ग्रुप मेंबर हू प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक स्फेयर दैट इंटरेस्ट मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इज़ कॉल्ड ओपिनियन लीडर। अब जैसे कि मैंने बोला कि मेरे ग्रुप में मान के चलो कि अगर जैसे मेरा 5-6 लोगों का सर्कल है, उसमें से मुझे वेब सीरीज़ या मूवीज़ देखने का मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि मैं वेली हूँ ना, मैं खामखा टाइम बर्बाद करती रहती हूँ। ठीक है, तो मैं वो देखती हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ कि देखना है कि नहीं देखना है। तो मैं एक ओपिनियन लीडर हो गई यहाँ पे, ठीक है? और ओपिनियन लीडर जो होता है, ये मैक्सिमम इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है कंज़्यूमर पर कि वो कंज़्यूमर मेरे मेरे कहने के हिसाब से आगे वाला बंदा उसे देखेगा कि नहीं देखेगा। अब जैसे मान लो कि मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, ठीक है? मान लो कि मैंने किसी ब्रांड का कोई मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किया या फिर किसी ब्रांड के कुछ कपड़े खरीदे या कोई फर्नीचर खरीदा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आगे बोलूँगी कि भाई लेना चाहिए, अच्छा है ले लो। या फिर मैंने कोई फ़ोन इस्तेमाल किया किसी ब्रांड का, जैसे रेडमी हो गया, ओप्पो हो गया, क्या-क्या होता है, वीवो हो गया, कुछ भी हो, ठीक है? तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा आया, तो मैं अगले बंदे को सजेस्ट करूँगी कि भई तुम भी ये ले लो। जैसे हमारे घरों में, अब जैसे किसी के घर में लैपटॉप नहीं होता, हो सकता है तुम्हारे साथ ये वाक़या हुआ हो कि अगर किसी घर में लैपटॉप नहीं है मान लो, और तुम्हारे घर में है, तो वो तुमसे पूछेगा कि अच्छा बताओ, इस ब्रांड का ले लें क्या? एचपी का ले लें क्या? डेल का ले लें क्या? इसका ले लें क्या? उसका ले लें क्या? जो उन्हें लगता है ना कि तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा, अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारे सिस्टम पे अच्छा है, और अगर अच्छा नहीं है तो तुम और लोगों से बात करोगे, और अच्छा है तो तुम उसको वो बता दोगे कि ये अच्छा है, ले लो, आप भी ले लो, मतलब आप रिकमेंड करोगे उसे। तो अब हम लोग बात करेंगे रोल्स एंड स्टेटस की। तो देखो यार, हर किसी इंडिविजुअल का ना अलग-अलग रोल होता है। अब जैसे मान लो कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब ये ही नहीं है कि मैं 24 घंटे टीचर ही हूँ। मैं एक बेटी हूँ, मैं एक पागल हूँ, मैं उस मूवी, उस वेब सीरीज़ के लिए एक ऑडियंस हूँ, ठीक है? अगर मैं मार्केट जा रही हूँ तो मैं उस बंदे के लिए, उस दुकान वाले के लिए कस्टमर हूँ, तो मेरे भी ना अलग-अलग रोल है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेंगी, किन लोगों को, उन लोगों को जो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज़ बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए कि उनका कस्टमर उनकी चीज़ें खरीदे। कि उन्हें क्यों, पहली बात तो मेरे को मेरी नीड सॉल्व करनी है, दूसरे को पैसा बनाना है, ठीक है? तो उसको ये काम करना है। तो रोल्स एंड स्टेटस बेसिकली क्या हो गया, जैसे एक टीचर है, तो उसे टीचर के सामान ज़्यादा चाहिए होंगे ना, मतलब पेन चाहिए होगा, रजिस्टर चाहिए होगा, ये सब चीज़ें ज़्यादा चाहिए होंगी। एक डॉक्टर है तो उसको मशीन्स चाहिए होंगी, एक्स-रे मशीन चाहिए, स्टेथोस्कोप चाहिए, या फिर जो भी चीज़ें वहाँ पे लगती हैं, वो सारी चीज़ें चाहिए। तो एक प्रोफ़ेशन, एक वर्क प्लेस पे जो बंदा काम करता है, उसके लिए वो प्रोडक्ट बनाए जाएँगे, और एक स्टेटस के हिसाब से भी चीज़ें मैनेज की जाती हैं कि आप एक नॉर्मल, मान लो कि एक एक कोई बंदा एक हाउसवाइफ़ ही है, ठीक है? बट वो एक एक जो रूरल बैकग्राउंड में जो रहने वाली एक हाउसवाइफ़ है, और जो अर्बन बैकग्राउंड में, अर्बन इलाकों में रहने वाली जो एक हाउसवाइफ़ है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, दोनों सेम नहीं होती है। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि अगर कोई वर्किंग वूमन है, तो उसके लिए फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन चाहिए, क्यों? क्योंकि उनके पास शायद इतना टाइम नहीं होता है कि वो बाल्टियाँ भरें या फिर पाइप लगाएँ, तो पानी डालें, ऐसा करें, वैसा करें, या फिर वो कपड़ों को देखने आएँ कि वो हो गए कि नहीं हो गए, तो मैं पानी डालूँ, मैं निकालूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना। उन्हें एक बार में डाल दिया, मशीन ऑन कर दिया, उसके बाद सारा काम अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उनके पास शायद इतना टाइम होता नहीं है। और ये कौन लोग समझ सकते हैं? ये वो समझ सकते हैं जिसने वर्किंग वुमन की लाइफ़ को रीड कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया that she does not have a lot of time to do these things, household chores। तो उन्होंने भाई काम तो करना है। मैं ये नहीं कह रही कि औरत को ही करना है, घर में तो काम होगा ही ना। मतलब कपड़े तो धुले ही जाएँगे, बर्तन तो धुले ही जाएँगे, खाना तो बनेगा ही बनेगा ना। तो उसके लिए अलग-अलग चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की गई है। मार्केटर्स भी ये चीज़ें देखते हैं कि भाई चाहे कोई कितना भी अमीर हो जाए, उसको कपड़े तो धुले हुए ही पहनने हैं, कपड़े तो साफ ही पहनने हैं ना।
तो चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्यों हो जाता है, एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप कौन से कंज्यूमर के लिए बना रहे हो, अगर आपका कंज्यूमर बहुत छोटा है, 2-3 साल के इन्फेंट्स हैं, ठीक है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो उसके लिए आप खिलौने बनाओगे, बहुत प्यारे-प्यारे से कपड़े बनाओगे, गुड्डे-गुड़िया बनाओगे, उसकी वो जो किचन सेट होते हैं, जो डॉक्टर्स के सेट होते हैं, ये सब चीज़ें उनके लिए बनाई जाती हैं, ठीक है? फिर जब बड़े हो जाते हो, तो बड़े हो जाएँगे तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको एक फ़ोन चाहिए होगा, आपको बड़े-बड़े प्ले स्टेशंस चाहिए होंगे, आपको बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें चाहिए होंगी। यहीं पे बात कर लें अगर एल्डरली कंज्यूमर की, तो उनको क्योंकि वो बहुत एल्डर हो गए तो उन्हें मेडिसिन्स की ज़रूरत है, हेल्दी फूड्स की ज़रूरत है, ठीक है? वॉकिंग की स्टिक्स की ज़रूरत है, आस-पास उनको पार्क की ज़रूरत है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। तो हर किसी एज ग्रुप के हिसाब से अलग-अलग नीड्स है। एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, अब कोई बंदा कितना पढ़ा-लिखा है और क्या उसका ऑक्यूपेशन है, ये भी बहुत निर्भर करता है, ठीक है? जब जैसे आप पढ़े-लिखे होगे और पढ़े-लिखे होने का मतलब ये है, ज़रूरी नहीं है कि हर पढ़ा-लिखा बंदा अमीर हो, ठीक है? ये बात हमेशा नोटिस करना कि आप पढ़ने-लिखने से कभी अमीर नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पढ़-लिख कर कोई मतलब अगर पढ़े हो तो अमीर नहीं बनोगे, बट पढ़ना, एजुकेशन इज़ नॉट द ओनली थिंग जिससे आप अमीर बन सकते हो। आपको बहुत अलग-अलग चीज़ें करनी होंगी, बट एजुकेशन आपको ये चीज़ हेल्प करेगी कि अगर आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो, तो आप ये मेक श्योर करोगे कि आप अच्छी चीज़ लो। ब्रांडेड लोगे या नहीं, आई आई कैन नॉट से अबाउट दिस। आप क्वालिटी पर ज़रूर चेक कर सकते हो, ठीक है? ऑक्यूपेशन की हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मेरा अलग-अलग काम है, अब अगर मेरा काम बिज़नेस एग्ज़ीक्यूटिव का है, तो मैं ब्रांडेड सूट्स लूँगी। अगर मेरा काम घर में वेले बैठने का है, तो मैं घंटे कपड़े लूँगी, मैं बेकार से कपड़े नहीं लूँगी। और अगर मुझे शौक है, भई मैं टीचर हूँ, तो मैं टीचर की तरह बन के जाऊँगी, तो मैं किसी हीरोइन की तरह तो बन के जाऊँगी नहीं ना। और अगर मैं एक एक्ट्रेस हूँ, तो मुझे उस तरह के कपड़े चाहिए। एक क्लर्क जो होगा, स्क्रीन ही हिल गई। एक क्लर्क जो होगा, वो सिंपल क्लॉथ्स में जाएगा, है ना? अपने ऑफ़िस, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, आपके पास यार कितनी परचेज़िंग पावर है आपकी, आपका इनकम ब्रैकेट क्या है? आप जितना कमाते हो उसके हिसाब से आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो आपको अलाउ करती हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए या नहीं? लाइफ़स्टाइल आपका कैसा है? अब ज़रूरी नहीं है कि हर अमीर इंसान बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें लेना चाहे। कोई कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं बट वो बहुत ही डिसेंट तरीके से रहना पसंद करते हैं। उन्हें नहीं पसंद कि हमारे घर में ये अमीर हो, ये मतलब ये महँगी-महँगी चीज़ें हों बहुत। और कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आपकी वर्क, आपकी हॉबीज़, आपके सोशल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की चीज़ें करना चाहते हो, लेना चाहते हो, ठीक है? तीसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आपकी साइकी पे बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ लोगे, क्या चीज़ नहीं लोगे। अगर एक बात बहुत ध्यान से सुनना कि अगर कोई चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि भई मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है? एंड यू फील दैट इट्स यूज़लेस, तो आप नहीं लोगे। मुझे लगता है कि इट इज़ द बेस्टेस्ट, इफ देयर इज़ एनी वर्ड लाइक बेस्टेस्ट, तो वो बेस्टेस्ट है, ठीक है? बेस्टेस्ट मेरे को वर्ड नहीं होता, पर अगर कोई चीज़ बेस्ट है मान के चलो, तो वो मेरे लिए बेस्ट है। बट अगर आपको लगता है कि ये यूज़लेस है, तो आप उसे नहीं लोगे डेफ़िनिटली, आपकी कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है, तो आप उसे नहीं लोगे। तो ये एक एक मेरे को भाई पता है कि भई मेरे को नहीं चाहिए वो चीज़, तो नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। तो देखो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएबल हैं, जैसे कि पहला है हमारे पास मोटिवेशन, कि आपको कोई चीज़ खरीदने का क्या मोटिवेशन है। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि एक भूखा है बंदा, वो किसी रेस्टोरेंट के पास गया, उसने पिज़्ज़ा खाया, तो जो हंगर है वो उसका मोटिवेशन है, ठीक है? उसको भूख लगी थी तो इसीलिए उसने खरीदा, अगर भूख नहीं लगी होती तो शायद वो उसके पास से गुज़र जाता, वो उसे देखता भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है? अगर मान लो मुझे कोई किताब खरीदनी है, मुझे कोई बुक स्टोर दिख गया, मुझे पता है कि मुझे वो लेनी है, तो मैं उसे लूँगी। तो मेरा मोटिवेशन ये है कि मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे वो पढ़नी है, मुझे वो अच्छी लगती है। ये मेरी मोटिवेशन है। दूसरा परसेप्शन है, परसेप्शन के बारे में मैं अभी वही बात कर रही थी कि अगर मतलब कौन-सा बंदा किस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है। जैसे अभी मैंने बोला कि डेल का लैपटॉप, क्योंकि मेरे पास डेल का लैपटॉप है और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उसकी चार्जिंग बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, ठीक है? तो मैं किसी और को नहीं बोलूँगी कि वो खरीदो। तो मेरा परसेप्शन उसके बारे में ये है, बट हो सकता है कि तुम में से या फिर कोई और किसी भी ऐसे बंदे को लगता हो कि भाई डेल का लैपटॉप इज़ द बेस्ट लैपटॉप एवर, मैंने जो देखा है, ठीक है? उसको ऐसा लग सकता है क्योंकि उसका शायद एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, उसका शायद उसके बारे में परसेप्शन अच्छा रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। लर्निंग, लर्निंग का क्या मतलब है? देखो यार, अगर आपने कोई चीज़, लर्निंग कहाँ से आएगी? एक्सपीरियंस से आएगी। अगर आपने कोई चीज़ खरीद ली है और आपको लग रहा है कि भई आपको वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, ठीक है? तो आप दोबारा भी, आपका एक बहुत ही इंक्लिनेशन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब आप वहाँ पे जाओगे और उन चीज़ों को खरीदोगे। बिलीव्स इन एटीट्यूड्स, अब मैं उस चीज़ के बारे में क्या मानती हूँ? जैसे अभी मैंने बोला था
कि कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है बट आपको ऐसा लगता है कि वो आपके काम की नहीं है या फिर आपको नहीं खरीदना, ठीक है? आपको मान लो मैं कोई ब्रांड बोल रही हूँ कि भई वो ब्रांड बहुत अच्छा है, उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, उसकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उसका पर्स बहुत अच्छा है, उसका ये फलाना-ढेमकाना जो भी है, उसका बहुत अच्छा है, ठीक है? पर आपको नहीं लगता या फिर आपके पास तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है? तुम नहीं खरीदोगे ना, मैं तो अमीर हूँ बहुत। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मेरे घर में एलवी के, गुची के तो भरे पड़े हैं। नहीं नहीं अगर तुम्हें यकीन होता तो मेरा एक व्लॉग चैनल है द कह रही हूँ, कोमल कैप्चर्स उसको देख लेना तुम्हें समझ में आ जाएगा। मेरे घर में बहुत जगह-जगह गुची के और एलवी के बैग्स भरे हुए हैं मतलब मैं तो ये काम खामख़ा करती हूँ। अब हम आएँगे हाँ, समझ गए ना कि अगर कोई प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है एंड तुम्हें लगता है कि वो यूज़लेस है तो तुम उसे नहीं खरीदोगे बिकॉज़ वो तुम्हारा बिलीव है। पर्सनैलिटी अब मेरी पर्सनैलिटी कैसी है? मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझे करना अच्छा लगता है सिर्फ़ आराम। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आराम करूँ तो मैं बस आराम करते जाती हूँ, मुझे कोई काम करना पसंद नहीं है। तो मेरी ये पर्सनैलिटी है। तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो शायद इनमें इनमें से कोई होती होगी। अब मैं तो नहीं कह सकती कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। तो तुम्हारी पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके की चीज़ें लोगे। हम लोग आज अभी इस सेशन 3 को शुरू करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी जो इंडिविजुअल होता है, कोई भी इंडिविजुअल है या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है, जब वो लोग कुछ भी सामान खरीदते हैं, कुछ भी गुड्स या कुछ भी सर्विसेज़ जो अगर वो खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो कोई ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ़ अकेले ही हो उस प्रोसेस में। मतलब आपके दिमाग में कहीं से आइडिया आया है और आप सामान खरीदने निकल गए हो, ऐसा नहीं होता है। इन लोगों ने बताया हुआ है कि मार्केटिंग में अगर हम देखें, तो वहाँ के हिसाब से जो लोग होते हैं वो 8 डिफरेंट रोल्स होते हैं जो लोगों के द्वारा प्ले किए जाते हैं। उससे क्या पता चलता है कि कंज़्यूमर क्या चीज़ खरीदेगा, क्या चीज़ नहीं खरीदेगा, ठीक है? अब ये चीज़ आपको समझ में तब आएगी जब हम आप आगे बढ़ेंगे कि कंज़्यूमर डिसीज़न जो होता है उसको 8 लोग 8 रोल होते हैं जो प्ले किए जाते हैं लोगों के द्वारा। अब वो डिफरेंट-डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं, सेम लोग भी हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग इफ़ेक्ट करते हैं डिसीज़न को कि कोई सामान खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा। सबसे पहला होता है इनिशिएटर। तो देखो इनिशिएटर का मतलब होता है जो बंदा आपके दिमाग में सबसे पहला वो थॉट लेके आता है। मेबी वो आप भी हो सकते हो अगर आपने कोई चॉकलेट खाने का सोचा जैसे यहाँ पे है कि भई चॉकलेट की बात है। अगर आपके दिमाग में कोई बात आई है चॉकलेट खाने की तो वो आप भी हो सकते हो या फिर मान लो कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे संग कहीं जाते हैं और हम उनसे किसी चीज़ की ज़िद करते हैं। तो हम यहाँ पर इनिशिएटर हो गए कि भई हमने उनके दिमाग में डाला है कि हमें ये चीज़ आप दिला दो। इन्फ्लुएंसर क्या होता है? इन्फ्लुएंसर वो बंदा होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है कि उसे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि अगर बच्चे ने पेरेंट्स से ज़िद करी है कि उसे चॉकलेट खानी है, तो अगर पेरेंट्स मान जाते हैं तो उसे इन्फ्लुएंस करेंगे और अगर नहीं भी मान गए हैं तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर देखा जाए तो वही उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर वो खरीदने लगे हैं तो पॉजिटिव हो गया, अगर नहीं खरीदने लगे हैं तो फिर वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो गया, वो नहीं खरीदा जाएगा। दूसरा है हमारे पास गेटकीपर। गेटकीपर क्या होता है? जो बंदा परमिट करता है फ्लो ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन एंड रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ सम सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर पेरेंट्स ने परमिशन दे दी है ना? तो वो क्या हुआ कि उन्होंने परमिट कर दिया कि भाई खरीद लो और अगर नहीं दी तो मतलब उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है पेरेंट्स प्ले द रोल ऑफ अ गेटकीपर इन द सिलेक्शन ऑफ मूवीज फॉर चिल्ड्रन कि कौन से बच्चे कौन से वीडियोस देखेंगे, कौन सी मूवीज देखेंगे या नहीं। जैसे हमारे पेरेंट्स ही हमें बताते हैं अच्छा कैसे कौन सी चीज़ें देख सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं देख सकते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ फालतू की वीडियोस देखते हैं तो पेरेंट्स उन्हें डाँटते हैं कि ये क्या फालतू देख रहा है। जैसे डोरेमोन, नोबिता तो एक ही है। जैसे हम बचपन में कार्टून देखते थे तो हम मतलब बहुत ही आजकल के पेरेंट्स का बहुत मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि बच्चों को काम में लगाने के लिए उन्हें कार्टून दिखा दो। भई हमारे पेरेंट्स तो कभी भी नहीं कहते थे और अगर हम लोग देख रहे होते थे ना, तो टीवी और बंद कर देते थे या फिर हमें वहाँ से भगा देते थे, हटा देते थे। हमारे घर में ऐसे ही होता था। बुरा होता था बहुत ज़्यादा हमारे हिसाब से, पर अब तो ठीक ही है। डिसाइडर मतलब कौन डिसाइड करता है कि भाई किया जाएगा मतलब कौन-सी क्वांटिटी खरीदी जाएगी, कहाँ खरीदा जाएगा, क्या खरीदा जाएगा, कैसे खरीदा जाएगा, ये सब जो डिसाइड करने वाला बंदा होता है, ये सब डिसाइडर होता है। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रखा है, इन द इवेंट ऑफ बाइंग बेबी प्रोडक्ट्स द मदर प्लेज द रोल ऑफ डिसाइडर, है ना? जैसे बच मम्मी को ज़्यादा पता होता है कि बच्चे को क्या खाना है या फिर क्या कौन-सा ऑयल लगाना है या कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या चीज़ें करनी हैं। ये मम्मियों को ज़्यादा पता होता है, तो मम्मी इस चीज़ को डिसाइड करती हैं। अगर हम बात करने लगे हैं किसी और चीज़ की, तो भई मतलब जैसे कि हर एक सामान खरीदने का जैसे अगर हमारे घरों में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ खरीदे जाते हैं, तो एक ऐसे बंदे से सलाह लेते हैं ना जिसके पास है, जो बता सकता है, जो हमारे मतलब जिसको पता है इसके बारे में ज़्यादा। तो वही बात हो गई। बायर क्या है?
भाई वो पर्टिकुलर बंदा जो परचेज़िंग कर रहा है, जो खरीद रहा है, ठीक है? तो वो यहाँ पर बायर हो गया। जैसे मैं अपने घर में अगर मैं अपने घर के लिए कोई चीज़ खरीद के लाई हूँ, तो मैं यहाँ पे बायर हूँ। यूज़र कौन है? जो-जो बंदे उनको यूज़ करेंगे, उस प्रोडक्ट को कंज़्यूम करेंगे, अगर एंटायर फैमिली कंज़्यूम करने वाली है, तो वो सारे यूज़र हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे वॉशिंग मशीन का एग्ज़ाम्पल दे रखा है। तो वॉशिंग मशीन को कौन यूज़ कर रहा है? जो भी यहाँ पे हाउसवाइफ लिखा है, पर मैं कहना चाहूँगी कि जो भी उसमें कपड़े धो रहा है, वो उसको यूज़ कर रहा है। हस्बैंड भी हो सकता है, बन बच्चे भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना? तो जो भी उसको यूज़ कर रहा है, वो वॉशिंग मशीन का यूज़र हो गया। प्रिपेयर क्या है? प्रिपेयर मतलब जैसे मान लो कि आपने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे मैगी खानी है। अब उन्होंने मैगी का पैकेट तो खरीद दिया, बट आप मैगी कच्ची तो खाओगे नहीं। जो बनाएगा, अब मान लो अगर आपने बनाया तो आप प्रिपेरर हो, अगर आपकी मम्मी ने बनाया तो मम्मी प्रिपेरर है। कुछ भी चीज़ जो प्रिपेयर करेगा, जो उसको कंज़्यूम करने के लिए तैयार करेगा ना, वही प्रिपेरर हो जाता है। मेंटेनर क्या है? मेंटेनर जो उस चीज़ का ध्यान रखे, जो उस चीज़ को सँभाल कर रखे, जो उसकी सर्विस करे। मेंबर्स हू सर्विस और रिपेयर द प्रोडक्ट सो दैट इट विल प्रोवाइड कंटिन्यूड सैटिस्फैक्शन इज़ अ मेंटेनर। जैसे हमारे घर में अगर जैसे कि जो गेट होते हैं, उसमें ना ऑयलिंग करनी पड़ती है। तो जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे जैसे खिड़की हो गई, गेट हो गए, तो यहाँ पे पापा उसको मेंटेन करते हैं, तो पापा मेंटेनर हो गए। डिस्पोज़र मतलब कंज़्यूम कर लिया जब आपने प्रोडक्ट, तो उसके बाद उसको फेंकना है, उसको हटाना है, तो ये सब जो बंदा कर रहा है वो डिस्पोज़र हो गया, ठीक है? यहाँ पे देखो मार्केटर का टास्क क्या होता है कि वो ये समझे कि बाइंग प्रोसेस क्या है और कौन-कौन से इसके अंदर पार्टिसिपेंट है, ठीक है? अगर देखो एक बात ध्यान से देखना, अगर आप कहीं से गुज़र रहे हो, मतलब मान मान लो मार्केट है, ठीक है? आप कहीं से गुज़र रहे हो, तो अगर वहाँ पे कोई ऐसी दुकान होगी ना जो बच्चों के सामान बेच रही होगी, जैसे टॉयज़ बेच रही होगी या खिलौने छोटे-मोटे, तो अगर वो देखेंगे ना कि बच्चे सामने से गुज़र रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट ज़रूर करेंगे हम, जिससे बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएँ और उसके बाद बच्चे जो है वो ड्रैग करेंगे पेरेंट्स को कि भई मुझे लेना है, उसको लेना है, लेना है, लेना है, रोना-धोना मचा देंगे, ठीक है? तो ये जो वो बंदा बेच रहा है ना, ये उसकी स्ट्रैटेजी है कि उसको पता है कि अच्छा मेरे सामान को जो यूज़ करने वाला बच्चा है या कोई भी इंसान है, उसको मुझे किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करना है। उसके बाद वो सारा प्रोसेस कर देगा जिससे आप वो सामान खरीदोगे। एक बार आपने अपने जो आपका जो मेन टारगेट है ना उसको इन्फ्लुएंस कर दिया। अगर आपने उसको बता दिया कि भई मेरे पास है वो जो आपको चाहिए, फिर वो अपने पेरेंट्स को लेकर आएगा ही आएगा और वो भी उसे खरीदना ही पड़ जाएगा। वो या तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होंगे या फिर कोई चीज़ बहुत खराब होगी, तभी वो मानेंगे, नहीं तो बच्चे इतना रोना-धोना करते हैं कि पेरेंट्स को दिलाना ही पड़ जाता है। कुछ माइंड डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक जो बंदा होता है वही सारे रोल कर रहा होता है। उसने देखा, उसने सोचा, उसने यूज़ किया, उसने डिस्पोज़ किया, उसने मेंटेन किया, सब कुछ उसी ने किया, ठीक है? बट ऐसा भी हो सकता है कि अलग-अलग लोग भी आ रहे हैं, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है, अलग-अलग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट वन्स दैट आर प्लेड बाय द कंज्यूमर आर, अब ऐसे कुछ रोल्स होते हैं जो कंज्यूमर प्ले करता है। अब हम लोग इसमें यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कि कंज्यूमर का डिसीजन प्रोसेस कैसे आता है, कैसे निकल के मतलब आता है। तो जो कंज्यूमर होता है, आपने भी अपने घर में ये चीज़ नोटिस करी होगी कि अगर हम कोई चीज़ बहुत ही महँगी चीज़ खरीद रहे होते हैं, जैसे मान लो कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं, कोई वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं या फिर घर खरीद रहे हैं, कोई भी महँगी चीज़ होती है, तो उसको हम लोग सोचते हैं ना, टाइम एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं उसके अंदर। और अगर कोई सस्ती सी चीज़ खरीद रहे हैं, मान लो कि हम लोग ₹10 की आलू खरीदने जा रहे हैं, टमाटर खरीदने जा रहे हैं, तो इसमें कोई 2-3 घंटे बहस करने वाली तो कोई सिचुएशन है नहीं। ना कोई सोचता है, मतलब बंदा जाएगा, देखेगा ठीक है, रेट ठीक है, सब्ज़ी ठीक है, ले आएगा। लो इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस हो गया, है ना? तो एक प्रोडक्ट जो ऐसा है, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, एफर्ट नहीं लगाना। आप गए, आपने ले आए। बट अगर कोई ऐसी चीज़ होगी, जहाँ आपको पता है कि आपको पैसा ज़्यादा लगाना है, तो आपने सोचना भी ज़्यादा पड़ेगा ना, तो आप सोचोगे ज़्यादा। वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक एक तो होता है कि भाई बुद्धि भी इंसान की जो समझदारी है, कॉग्निशन जो है ना, वो माइंड का दिमाग भी लगा रहा है उसमें और इमोशन भी लगा रहा है। हर चीज़ कोई भी आप चीज़ खरीदते हो ना, तो मान लो आप एसी ही खरीद रहे हो, तो इसमें आपका सिर्फ़ दिमाग ही नहीं है कि भई आपको गर्मी लग रही है तो आपको एसी खरीदने है। आपका इमोशन भी है कि भई ये हो जाएगा, शो ऑफ भी कर लेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हम लोग को दे रखा है क्लासिफ़िकेशन, जैसे कि जो थॉट बेस्ड होते हैं, जो परचेजेज़ कोई भी सामान अगर हमारे थॉट बेस्ड खरीदा है हमने, तो वो क्या हो सकता है? वो ज़्यादातर कोई गाड़ी खरीदी, कोई घर खरीदा, मतलब महँगे डिसीज़न्स। यहाँ पे महँगा तो फीलिंग बेस्ड ज्वेलरी भी महँगी ही आती है, सस्ती तो नहीं आती। स्नैक्स खरीदा, तो ये ना फीलिंग है, तो ये चीज़ है। स्नैक्स क्या है? मन किया, खाया, खत्म कर दिया, फेंक दिया रैपर, हो गया बात खत्म। इसमें ज़्यादा सोचना-वोचना नहीं है कुछ भी। अब यहाँ पे कंज़्यूमर डिसीज़न प्रोसेस हम लोग यहाँ पे तो
एक-एक ऐसा टर्म सा बता रखा है। आगे इसको और समझेंगे कि सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि भाई किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन सर्च कि भाई जो चीज़ की हमें ज़रूरत है उसके लिए क्या-क्या चाहिए होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और इसके इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो मुझे किसमें खरीदना है। तो देखो यहाँ पे आएँगे कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस स्टेजेस। यहाँ पे सबसे पहला है हमारे पास प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। देखो एक यहाँ पे एक बहुत अच्छी-सी बात लिखी हुई है कि द कंज्यूमर बिकम्स अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल स्टेट एंड द आइडियल स्टेट। अब देखो एक स्टेट ऐसा होता है, एक 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 टाइम ऐसा होता है जहाँ पे आपको वो चीज़ चाहिए होती है, आपके पास नहीं होती, है ना? आपके पास नहीं है। जैसे मान लो मेरे घर में एसी नहीं है, ये मेरा एक्चुअल स्टेट है। मुझे एसी चाहिए, ये मेरा आइडियल स्टेट है जहाँ पे मैं पहुँचना चाहती हूँ। तो अभी मैंने ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ कर ली है कि मेरा ये प्रॉब्लम है और मुझे इसको ऐसे सॉल्व करना है। उसके बाद मैं इन्फॉर्मेशन सर्च करने लगूँगी कि भई अच्छा मेरे को गर्मी लग रही है ना बहुत ज़्यादा, मुझे गर्मी लग रही है, तो मुझे एसी चाहिए। तो मुझे एसी चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए, मुझे कहाँ से चाहिए, कैसे चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी एसी लेना ठीक रहेगा, कौन-सा लूँ, कौन-सा नहीं लूँ, ये सब बातें मैं यहाँ पे सोचूँगी, यहाँ पे देखूँगी। उसके बाद लोगों से पता करूँगी कि भई क्या-क्या हो सकता है। उसके बाद मैं अल्टरनेटिव देखूँगी कि भई एक इस ब्रांड का, एक ए ब्रांड का, एक बी का, एक सी का, एक डी का है, इतना वारंटी पीरियड है, इतनी अच्छी सर्विस होगी, इतने टाइम तक चलेगा, पता नहीं जितनी भी चीज़ें हैं मतलब सारी-सारी उसमें सारी चीज़ें उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि अच्छा इनमें से चारों में से कौन-सा ब्रांड, कौन-सा ऑप्शन मेरे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, हम लोग पर्टिकुलर ऑप्शन अपने लिए ढूँढ लेंगे कि भाई ये वाला ऑप्शन है जो हम लोगों को चाहिए। मान लो हमने ए ढूँढ लिया, अब क्या करेंगे, हमने ए ऑप्शन को ढूँढा और उसे हमने खरीद लिया और इस टाइम पर इंसान को पता चल चुका है कि अच्छा मुझे किस चीज़ की ज़रूरत थी, मेरे को क्या चीज़ लेनी थी, मैंने कौन-सा ऑप्शन चुना, अब उसने ले लिया। हमने बाइंग डिसीज़न हो गया, परचेज़ डिसीज़न हो गया, एक्शन हो गया, सब हो गया। उसके बाद उसने डिलीवरी ले ली, उसने यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, पोस्ट परचेज़ इवैल्यूएशन होता है कि भई आपने जो चीज़ खरीदी है, उसमें आपको 2 ही स्टेज हो सकते हैं ना, या तो आप सैटिस्फाइड हो या तो आप डिससैटिस्फाइड हो। कंज्यूमर को अगर ऐसा लग रहा है कि भई वो प्रोडक्ट अच्छा है, उसके उसने जैसा सोचा था वैसा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा है, तो उसको लगेगा कि भई मैं सैटिस्फाई हूँ, ठीक है, जैसा मैंने सोचा था वैसा मुझे मिल गया। डिससैटिस्फैक्शन कब फ़ील होगा? जब उसने सोचा कुछ था बट उसको वो नहीं मिला। उसके बाद वो सोचेगा कि भई अब मैं तो इस प्रोडक्ट से परेशान हूँ, तो मैं कैसे ना कैसे करके इसको वापस कराऊँ या अपने पैसे वापस लूँ या फिर मैं इसे ठीक कराऊँ, कुछ तो ऐसा ही होगा, है ना? तो ये चीज़ हो गई। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस इनेबल्स द कंज्यूमर टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब यहाँ पे जो पूरा बाइंग का प्रोसेस होता है ना, जैसे ये बाइंग का प्रोसेस ही था कि पहले मैंने देखा कि मुझे क्या लेना है, उसके बाद मैंने इन्फॉर्मेशन सर्च करी, फिर मैंने जो अपने अल्टरनेटिव्स जो मेरे ऑप्शंस हो सकते थे उनको देखा एंड देन आई बॉट द प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये प्रोसेस होता है, इसके चांसेस देखो ज़्यादा ही होते हैं कि हम सैटिस्फाई होंगे क्योंकि हमने बहुत सोच समझ कर प्रोडक्ट लिया है। अगर सोच समझ के भी बेकार ही प्रोडक्ट लेना था, तो सोचने समझने का फ़ायदा क्या है? मुझे तो पहले ये समझ नहीं आ रही, है ना? तो बेकार है। तो बंदा जब सोचता है इस बाइंग प्रोसेस में जाता है, तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम सैटिस्फैक्शन ही होता है। जो मार्केटर्स हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि जो उनका जो कस्टमर है, वो डिससैटिस्फाइड फ़ील ना करे क्योंकि अगर उसने ऐसा फ़ील किया, तो वो चला जाएगा मार्केट से, उसे कुछ भी नहीं मिलने का है ना? तो टाइम बर्बाद है, पैसा बर्बाद है और वो बंदा आगे भी किसी को रिकमेंड नहीं करेगा ना, इन्फ्लुएंस नहीं करेगा किसी को, किसी और के बाइंग प्रोसेस में कि भई आप वो प्रोडक्ट खरीदो। तो ये था ये चैप्टर, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हुई, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो मुझे कमेंट कर देना। मैंने तुम्हें मतलब ऐसे-ऐसे करके समझा दिया ताकि तुम्हें टॉपिक समझ में आ जाए, रट्टा वाला मैं नहीं पढ़ा सकती यहाँ पर, ठीक है? तो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना और मैं वन शॉट इसका कल परसों तक अपलोड कर दूँगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।